अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करता हूँ और दुआ करता हूँ अपने प्यारे 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 अल्लाह पाक से कि आप सब और आपकी फैमिली एकदम खैरियत से होंगे। सो आज फिर से तुम्हारा ये प्यारा आसान भाई हाजिर है तुम्हारी खिदमत में एक रियल हॉरर स्टोरी लेकर। पिछली हॉरर स्टोरी जो थी वो भी जिन से रिलेटेड थी और ये वाली जो आज की हॉरर स्टोरी है वो भी जिन से रिलेटेड है। और टू बी ऑनेस्ट विद यू मतलब जिन वाली स्टोरी से ना मुझे बहुत ही ज़्यादा मतलब सुनाते हुए भी और सुनते हुए मतलब डर लगता है, क्योंकि ये रियल है। ठीक है, कुरान पाक में इनका जिक्र है, हदीसों में इनका जिक्र है, तो ये तो रियल है, एग्जिस्ट करते हैं। और यही चीज़ मतलब अक्सर स्टोरीज़ को बहुत ही ज़्यादा खौफनाक बना देती है। खैर, जो आज की मैं हॉरर स्टोरी आपके लिए लेकर आया हूँ, मेक नो मिस्टेक अबाउट इट, रियल से भी ज़्यादा रियल है, मतलब एकदम सच्ची कहानी होने वाली है। इसीलिए आप लोगों से गुजारिश करूँगा आयतल कुर्सी पढ़ लेना और बहुत ही गौर और फोकस के साथ इस हॉरर स्टोरी को ज़रूर सुनना। आज की ये जो हॉरर स्टोरी है वो है एक क्रिश्चियन लड़की की जिसका नाम है सैरा। अब ये जो सैरा है इसका ना बचपन बहुत ही ज़्यादा मतलब स्ट्रेस और डिस्टर्बिंग रहा है। अब हमारा बचपन कैसा था, मतलब अच्छा था, ठीक है, मतलब मोस्टली अच्छा ही था। अब हम कभी कभार जो है ना मतलब हम क्या नहीं करेंगे अपने बचपन को दोबारा जीने के लिए, मतलब कुछ भी देंगे, एनी अमाउंट ऑफ मनी, लेकिन इट्स नॉट पॉसिबल कि हम वक्त में जाके जो है ना उस बचपन को दोबारा से जी सकें। वो सारी यादें बचपन की, कार्टून्स वगैरह, वो सब जब याद आता है ना तो बहुत ही ज़्यादा मतलब एक ऑटोमेटिक सी स्माइल आ जाती है। अब मैं तो बचपन में बड़े कार्टून्स देखता था, बेन 10, मेगस एक्सएलआर, डेक्स्टर, जॉनी ब्रावो, तो मैं तो मतलब अभी सब के नाम बताऊँ ना तो मतलब बड़े देखे हैं कार्टून, मतलब ऐसा शायद ही कोई कार्टून हो जो मैंने नहीं देखा ना। वैसे तुम बचपन में कौन से कार्टून्स देखते थे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। वैसे आजकल के बच्चे मैंने नोट किया कार्टून नहीं देखते हैं ना, तो चलो स्टोरी पे वापस आते हैं। अब ये जो सैरा है इसका बचपन हमारी तरह का नहीं था, इसका ना बहुत ही ज़्यादा डिस्टर्बिंग सा होता है। अब इसकी ये वजह होती है कि सैरा के पेरेंट्स, अब बताता चलूँ कि जो सैरा है शी इज़ दी ओनली चाइल्ड, मतलब ये एक लौती होती है, ठीक है, ना इसका कोई बहन, ना कोई भाई, ना कोई छोटा ना बड़ा, बस अकेली। और इसके जो माँ बाप थे ना उनकी आपस में बिल्कुल भी नहीं बनती थी, मतलब बनना तो दूर की बात है, आपस में वो लड़ते थे, ज़ुबान से, हाथों से एक दूसरे को मारना पीटना, एक दूसरे की तरफ चीज़ें फेंकना। एंड टू बी ऑनेस्ट विद यू सुनकर ही मतलब थोड़ा सा मतलब अजीब लगता है ना, तो मतलब ऐसा उसका बचपन रहा है। अब लड़ाइयाँ किस घर में नहीं होती, लेकिन कुछ घरों में ज़रूरत से ज़्यादा होती हैं। अल्लाह जो है ना ऐसे लोगों को मतलब हदायत दे और उनकी जो औलाद है उनको सब्र अता करे। तो मतलब अब ये जो सैरा है इसी तरह की फैमिली से होती है, इसके माँ बाप हर टाइम लड़ना, और इसकी जो वालिदा होती हैं ना मतलब वो तो अपनी बेटी को लेकर बिल्कुल भी खुश नहीं होती। अपनी बेटी इतनी इनको अच्छी नहीं लगती ना, तो मतलब इनको ज़्यादा टाइम ना देना। और ये जो सारा की माँ होती है ना ये होती है भाई साहब वो क्या कहते हैं, अल्कोहलिक, ठीक है, अल्कोहलिक होती है, भयक्कड़ क्या कहते हैं वो, हिंदी का कौन सा लफ्ज़ है, तो खैर मतलब शराब की आदी होती है। नाउ यू कैन इमेजिन यहाँ से कि दैट मेक्स द सिचुएशन ओनली वर्स। और शराब की आदी होती है और उसने ना मतलब तरह तरह के लड़के मतलब सेट कर रखे होते हैं, उनसे व्हाट्सएप पे गप्पे लगाना, फेसबुक पे कुछ से वो मतलब मोहल्ले के उसने मतलब ऐसे उसने बड़े से चक्कर चला रखे होते हैं इसकी वालिदा ने। नो ऑफेंस बाय द वे, मतलब जो उन्होंने लिखा है वही मैं पढ़ रहा हूँ। तो अब यहाँ पे सैरा बताती है कि दूसरी तरफ जो उसके वालिद होते हैं ना वो बहुत ही ज़्यादा अच्छे होते हैं, उन्होंने कभी सैरा को कुछ नहीं कहा होता, उस पर हाथ नहीं उठाया होता, वो सैरा के साथ बहुत ही ज़्यादा मतलब प्यार करते हैं। और इनके घर की जो फाइनेंशियल कंडीशन है ना वो इतनी अच्छी नहीं होती, इसीलिए जो सैरा के वालिद थे ना वो कभी कभार दो दो नौकरियां, ओवर टाइम, मतलब जितना हो सकता था ना वो करते थे। और घर में माँ बैठ के जो है ना बस शराब पीती थी या फिर लड़ाई झगड़े के बहाने ढूंढती थी। और ये ना मतलब एक कमरे में ही रहते थे, इनका घर इतना बड़ा नहीं था, तो एक कमरा ही था जिसमें ये सारे बस सोते बैठते खाते पीते, वो ऐसा ही इनका सीन था।
अब इसका सबसे बड़ा डाउन साइड ये था कि मतलब जब भी इसके पेरेंट्स लड़ाई करते हैं ना, तो सैरा को ये सब कुछ देखना पड़ता। वो एक कमरे से दूसरे कमरे तो जा ही नहीं सकती थी, मतलब वो ऑलरेडी एक कमरे में ही रहते थे। दूसरी चीज़ ये थी कि कभी उसकी माँ घर छोड़ के घर छोड़ के चली जाया करे, या फिर कभी उसका बाप घर छोड़ के चला जाया करे। तो ये सब कुछ सैरा को देखना पड़ता था। अब इसी के चलते, जैसा कि मैंने बताया कि सैरा की मतलब फाइनेंशियल कंडीशन अच्छी नहीं होती। खैर वक्त गुज़रता है सैरा 16 साल की हो जाती है। अब वो एक कैफ़े में जॉब ढूंढना शुरू कर देती है, मतलब एक कैफ़े में उसको जॉब मिल जाती है, सॉरी। अब जब उसे जॉब मिल जाती है तो वो साथ साथ अपनी स्टडी और जॉब को दोनों को मैनेज कर रही होती है, क्योंकि उनकी फाइनेंशियल कंडीशन इतनी अच्छी नहीं होती। अल्लाह सब्र अता करे इनको, आमीन सुनिए। अब सैरा पहले तो सोचती है कि वो स्टडी और जॉब दोनों को अच्छे से मैनेज कर लेगी, लेकिन ये इतना भी आसान नहीं होता। एक पॉइंट आता है कि मतलब सैरा से नहीं हो पाता, तो वो उसे ना इन दोनों के दरमियान चूज़ करना पड़ जाता है, या तो स्टडी या फिर जॉब। तो वो मतलब जॉब की तरफ चली जाती है। वो उस कैफ़े में जॉब करती है, ओवर टाइम करती है, और वो जिनकी मतलब कैफ़े होता है ना, जिनका वो कैफ़े शॉप होती है, वो ना मतलब सैरा पे सही भरपूर किस्म का ट्रस्ट करते हैं, क्योंकि सैरा ने उनका मतलब अच्छे काम के ज़रिए, अपने अच्छे अखलाक की वजह से उसने ना इनका मतलब ट्रस्ट जीत लिया था। वो तो काफ़ी हफ्ते कैफ़े इसके सर पे छोड़ के चले जाया करते थे, मतलब यही लीड किया करती थी बाकी वेट्रेसेस वगैरह को। और अगर कोई नहीं भी होता ना, तो सैरा ओवर टाइम करके ना मतलब पूरा काम संभाल लिया करती थी। मतलब अब काम करने वाला हो और ऊपर से मतलब जो आपका बॉस हो वो भी अच्छा हो, तो मतलब इट मेक्स एवरीथिंग परफेक्ट। तो वो तो कहते हैं कि भाई सारा को ना मतलब एक जॉब सिक्योरिटी मिल जाती है, कि वो कहते हैं कि हम तो अब आपको कभी नहीं निकालने वाले, हम तो आपको यहीं पर ही रखेंगे। वो सैरा को ना ये बात मतलब इस बात की एश्योरेंस दे देते हैं। अब जिस कैफ़े में सैरा जॉब कर रही होती है, उसके बिल्कुल साथ में एक शोरूम होता है, जिनके मालिक, उस शोरूम के मालिक का नाम, या फिर वहाँ पर जो आदमी काम करते थे उनकी जो उम्र थी ना, वो तकरीबन 60 to 65 ईयर्स ओल्ड थे, और इनका नाम इकबाल था। ठीक है। अब ये जो इकबाल थे, इनका सैरा के साथ ना मतलब बहुत ही अच्छी बॉन्डिंग होती है, बहुत ही अच्छा ताल्लुक होता है। वो सैरा को एक बेटी की तरह मानते हैं। ठीक है। उसे बेटी की तरह ट्रीट करना, उसका हाल वाल पूछना, उसके कैफ़े में भी चले जाना। तो वो बहुत ही मतलब अच्छे किस्म के ना, नेक किस्म के इंसान होते हैं। अब इनको ना याद रखना, क्योंकि स्टोरी में वो बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं। ठीक है। अब एक दिन सैरा की शॉप में ना एक लड़का आ जाता है। ठीक है। नॉर्मल सा डे होता है, ठीक है, आम दिनों की तरह। और उस दिन एक लड़का सैरा के कैफ़े में आ जाता है। ठीक है। चाय पीने, नाश्ता करने, मतलब किसी भी वो चीज़ के लिए आता है, बैठता है। और जब सैरा की नज़र उस लड़के पे पड़ती है, वो लड़का बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत होता है। मतलब सैरा ने आज तक इससे ज़्यादा खूबसूरत लड़का नहीं देखा होता। रियलिटी में तो छोड़ दो, मतलब उसने ना कभी टीवी पे, फिल्मों में भी इतना खूबसूरत लड़का नहीं देखा होता। उस लड़के की पर्सनैलिटी, और उसने ना मतलब वो लड़का होता है मुसलमान। ठीक है। और उसने पहना होता है कुर्ता शलवार। अब जब सैरा उसे देखती है तो देखती रह जाती है, और वो लड़का सैरा को नहीं देखता, मतलब वो बस अपने काम में लगा हुआ है, कोई भी वो काम कर रहा है। ठीक है। तो वो सैरा की तरफ नहीं देखता। वो कुछ ऑर्डर करता है, सैरा लेकर आती है, और जब वो मतलब रखती है, तो जो सैरा के कपड़े होते हैं ना, वो उस लड़के की वॉच में फंस जाते हैं। थोड़ा रोमांटिक एंगल नहीं आ गया इस हॉरर स्टोरी में? एक सेकंड, मैं ज़रा घड़ी पहन लूँ। ओप्स, हाँ, कहाँ गई मेरी घड़ी? ये रही। कैसी है वैसे? हैं, माशाल्लाह, फुली ऑटोमेटिक। एक टाइम पे मुझे भी घड़ियों का बड़ा शौक था, लेकिन आज तक किसी लड़की का कपड़ा नहीं इसमें फंसा तो मैंने पहनना ही छोड़ दी। जस्ट किडिंग। अच्छी लग रही है ना? अब कैफ़े ढूंढो मेरे लिए। अब मजाक कर रहा हूँ, तो मैंने पता है मैं मजाक करता हूँ, तो मेरी आदत है मजाक करने की। अच्छा, स्टोरी पे वापस आते हैं। अब मतलब वो सैरा के मतलब सॉरी, उस लड़के की घड़ी में सैरा का मतलब कपड़ा फंस जाता है। तो वो मतलब थोड़ा सा डर जाती है, क्योंकि वो मतलब इतना सोशलाइज करने वाली लड़की नहीं होती ना। तो वो लड़का, नाउ दैट वाज द फर्स्ट टाइम जब वो लड़का सैरा की तरफ देखता है।
अब जब देखता है तो शायद उसे भी सैरा अच्छी लगती है, क्योंकि वो ना मतलब कहता है चले मोहतरमा मैं ना मतलब निकाल देता हूँ ये कपड़ा, एंड वो निकाल भी देता है अपनी घड़ी का वो खोल के बकल। एंड नाउ वो पूछता है कि आपका नाम क्या है ना, तो सैरा उसे अपना नाम बता देती है थोड़ा डर के ना, मतलब मेरा नाम है सैरा। मतलब वो थोड़ी नर्वस होती है ना, मतलब एक तो खूबसूरत लड़का और ये वो, और ये बोल के वो वहाँ से चली जाती है। एक सेकंड के लिए वो लड़का भी कहता है कि ये क्या था, मतलब इसे क्या हुआ ना। अब सैरा वहाँ से चली जाती है ना, तो बहुत ही ज़्यादा मतलब वो शाय किस्म की होती है, बहुत ही ज़्यादा उसके चेहरे पे एक स्माइल आ रखी है कि यार ये मैंने कैसे उससे मतलब बात की, मुझे थोड़ी देर और बात कर लेनी चाहिए थी वगैरह वगैरह। वो लड़का होता ही मतलब इतना प्यारा है। अब खैर अगला दिन आता है, ठीक है, द नेक्स्ट डे वो लड़का फिर वापस आता है, फिर आता है, फिर आता है, तीसरे दिन, चौथे दिन, पाँचवें दिन। कभी कभार तो ऐसा भी हुआ है कि कैफ़े में सिर्फ सैरा और वो लड़का ही हुआ करते थे, और ऐसे उसका रोज़ आना जाना ना, मतलब इन दोनों के मतलब आपस में इंटरेक्शंस होते रहते थे, तो बातचीत होती रहती थी। नाउ द वियर्ड पार्ट वाज कि उस लड़के से ना मतलब एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग परफ्यूम की खुशबू आती थी, और वो इतनी स्ट्रॉन्ग परफ्यूम की खुशबू आती थी कि वो जब आता था चला जाता था, उसके जाने के बाद भी वो परफ्यूम की खुशबू पूरी मतलब कैफ़े को महका के रखती थी। मतलब इतनी स्ट्रॉन्ग स्मेल थी उसकी, उस परफ्यूम की। अब खैर ऐसे करते करते पूरा महीना गुजर गया, ठीक है, दोनों की बातचीत भी हुआ करे वगैरह वगैरह। नाउ अगेन द वियर्ड पार्ट वाज कि सैरा को ना मतलब जब वो लड़का चला जाया करे तो उसी के ख्यालों में खोई रहा करे, ठीक है, कि ये मतलब उसी का ही सोचती रहती थी। लेकिन एट द सेम टाइम उसके अंदर ना एक अजीब सी वीकनेस आ गई थी, उसे कमज़ोरी फील होती थी। उस लड़के के जाने के बाद सैरा अक्सर मतलब खामोश रहा करती, किसी से बात ना करती, ठीक है, जिन लोगों से उसकी बातचीत होती उनसे भी बात ना, बस एकदम खामोश सी मतलब समेट के रहती थी उस लड़के के जाने के बाद। इससे पहले सैरा ऐसी नहीं थी। यहाँ पर ना सैरा एक और डिस्टर्बिंग डिटेल शेयर कर रही है। सो जैसा कि मैंने तुम्हें बताया कि कैसे उस लड़के से ना एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग परफ्यूम की खुशबू आती थी, इतनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कि जब वो कैफ़े से चला जाता था तब भी वो महक कैफ़े में रहती थी। एंड सम हाउ सम वे अब सेम टू सेम वही खुशबू, वही परफ्यूम की खुशबू अब सैरा के घर तक भी पहुंच गई। ना ही सिर्फ सैरा को बल्कि उसके वालिद और वालिदा को भी वो खुशबू आने लगी। अब खैर वक्त गुजरता गया। अब सैरा के रवैये में भी ना मतलब बिहेवियर में भी मतलब बदलाव सा आ गया। अब बदलाव किस तरह से आ गया कि पहले वो लड़की जो ज़्यादा बातचीत नहीं करती थी किसी से, मतलब जी हाँ यस जी बस ये उसका मतलब रिप्लाई होता था, ताकि मतलब कम बोलती थी ताकि किसी को बुरा ना लग जाए, ठीक है। अब सैरा ने यहाँ पे लिखा है तो वो अचानक से मतलब सबसे मतलब बुरा बिहेव करने लगी, ठीक है, मतलब बदतमीज़ी से किसी को मतलब समझ रहे हो ना, हाय हेलो ना करना, बदतमीज़ी से उससे बात करना, चिढ़ के उससे बात करना। तो उसका ना मतलब रवैया ऐसा हो गया था। और एट द सेम टाइम सैरा की तबीयत दिन ब दिन ख़राब होती चली गई। अब सैरा यहाँ पे बताती है कि कैसे उसको उसके जिस्म से खून मतलब ख़त्म होने लगा, और उसका मतलब पूरे का पूरा ना मतलब रंग पीला पड़ गया, ठीक है। नाउ एट द सेम टाइम अनदर डिस्टर्बिंग डिटेल इज़ कि अब जो सैरा थी ना, बाय द वे दिस इज़ रियल, ये सच है, ठीक है। अब जो सैरा थी ना मतलब बीमारी के बावजूद कुछ दिन बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लगने लगती है, एक अलग सा उसके ना चेहरे पे ग्लो सा आ जाता। अब जब हम बीमार होते हैं, ठीक है, अल्लाह ना करे, लेकिन जब हम होते हैं तो ज़मीन और आसमान का फ़र्क आ जाता है हमारी लुक में, राइट। लेकिन मतलब हम मतलब अपना बेस्ट नहीं शो कर पाते, हम मतलब अजीब से हो जाते हैं। अजीब तो नहीं कहना चाहिए, मतलब हमारी मतलब एक समझ रहे हो ना, मतलब एक रंग गिर जाता है एंड एवरीथिंग, तो वो हालत हो जाती है। लेकिन सैरा तो मतलब यहाँ पे उल्टा हो रहा था, वो खूबसूरत हो जाती थी कुछ दिनों में, हमेशा नहीं। खैर अब उसके जो वालिद हैं वो बोलते हैं कि कैसे मतलब खैर वो टेस्ट भी करवाती है बाय द वे, लेकिन टेस्ट में कुछ भी शो नहीं होता, उसके जॉइंट्स में पेन होना शुरू हो जाता है, मतलब एक किस्म का वो मतलब शदीद किस्म की बीमार हो जाती है। अब सैरा के जो वालिद होते हैं वो मतलब वालिद वालिदा दोनों परेशान हो जाते हैं, और वालिद ये भी कह देते हैं कि कैसे तुम्हें मतलब इस काम से रेस्ट ले लेना चाहिए कुछ दिन, शायद थकावट की वजह से ये हो रहा है। खैर
थकावट तो नहीं कह सकते, लेकिन हुआ ये कि फिर सारा को ना मतलब हॉस्पिटल में एडमिट करवाना पड़ा। हाँ जी, इतनी बुरी उसकी हालत हो गई सारा की। खैर अब कुछ दिन उसके जो वालिद थे उसके साथ हॉस्पिटल में थे, लेकिन अब उनको काम की वजह से सारा को अकेला छोड़ के जाना पड़ता था, तो सारा हॉस्पिटल में ही हुआ करती थी। एक दिन वही लड़का हॉस्पिटल आ जाता है, गेट खुलता है, हॉस्पिटल के अंदर इंटर होता है, ठीक है। और सारा को ना मतलब सारा एक किस्म की मतलब नींद की हालत में होती है, लेकिन वो लड़का ना सारा के ऐसे मुंह पे बालों पे हाथ फेरता है और उसे कहता है कि जल्दी से तुम ठीक हो जाओ, मैं तुम्हें मिस कर रहा हूँ। और सारा को ना उसकी वही खुशबू फिर से आ जाती है। अब खैर वो लड़का ये बोल के वहाँ से चला जाता है। एंड द वेरी नेक्स्ट डे सारा, हियर्स द शॉकिंग पार्ट, एकदम मतलब तंदुरुस्त हो जाती है एकदम। नहीं यार, ज़्यादा शो ऑफ नहीं करना चाहिए, माशाल्लाह माशाल्लाह, अल्लाह मुबारक। तो खैर अब जो सारा थी ना वो मतलब बिल्कुल तंदुरुस्त, एकदम अट्टी कट्टी, जैसे कि वो कभी बीमार ही ना हुई। वो पूरे एक दिन में ठीक हो जाती है। अब किसी बड़ी बीमारी से आप रिकवर हो रहे हो, एक दो दिन, कभी कभार तो हफ्ता भी लग जाता है, लेकिन ये तो ऐसे ठीक होगी भाई साहब, ऐसे जैसे कभी बीमार ही ना हो। अब पहले तो ना घर वालों को बहुत ही ज़्यादा अजीब लगता है कि मतलब ये लड़की हमारी जो बेटी है कल तक मतलब बेड पे थी और अब एकदम फटाफट से मतलब हट्टी कट्टी हो गई है, तंदुरुस्त हो गई है, दौड़ के दिखा रही है वो अपने घर वालों को, देखो मैं ठीक हूँ, मैं दौड़ भी सकती हूँ, चलना तो दूर की बात, मैं दौड़ भी सकती हूँ। लेकिन अब कुछ तो वियर्ड था ना, मतलब कुछ तो अजीब था, तो घर वालों को भी अजीब लगता है, लेकिन एट द सेम टाइम यू नो दे आर लाइक चलो अच्छा है, मतलब अच्छी बात है कि सेहतमंद हो गई है। लेकिन डीप डाउन मतलब वो थोड़ी सी वियर्डनेस थी। खैर द नेक्स्ट डे जो सारा है अपने कैफ़े वापस आ जाती है, दोबारा से नौकरी पे आ जाती है। अब वो जो कैफ़े का मालिक होता है सारा को बोलता है कि अभी अभी तुम ठीक हुई हो, रेस्ट करो, हम नहीं निकाल रहे तुम्हें नौकरी से, रेस्ट करो, खैर है कोई बात नहीं, काम होते रहेंगे, तुम एक हफ्ते की छुट्टी लो फिर आओ। मैं तंग आ गई हूँ घर बैठ बैठ के, नहीं मैं आऊँगी, मुझे पैसों की भी ज़रूरत है। तो कहते हैं चलो ठीक है, मर्ज़ी है, तुम ठीक हो तो आ जाओ। अब जैसे ही वो ज्वाइन करती है ड्यूटी, फिर से वो लड़का वापस आ जाता है। अब जब वो वापस आता है तो सारा उससे सिर्फ एक ही सवाल पूछती है कि तुम कल मेरे मतलब हॉस्पिटल आए थे ना, मतलब मुझसे मिलने। तो वो लड़का आगे से कहता है कि हाँ मुझे तुम्हारी फ़िक्र हो रही थी, मुझे तुम अच्छी लगती हो और तुम्हें इतने दिन से देखा नहीं था, तो मैं मतलब परेशान हो गया था, इसीलिए मैंने तुम्हारा एड्रेस निकलवाया, वहाँ से पता चला कि तुम हॉस्पिटल हो, तो मैं हॉस्पिटल में आ गया तुम्हें देखने के लिए। तो अब जो सारा थी उसको ना ये चीज़ थोड़ी सी अच्छी लगी, उसके चेहरे पे मतलब एक हल्की सी स्माइल भी आ जाती है कि मतलब शुरू से उसका किसी ने ख्याल नहीं रखा था, तो अब मतलब उसका कोई ख्याल रखने वाला है, एफ़र्ट्स डाल रहा है कोई, तो उसे मतलब दिल ही दिल में बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है। अब खैर ऐसे करते करते टाइम गुजरता है और सारा ना एक चीज़ नोट करती है कि जब वो उस लड़के से मिलती है ना तो वो ठीक रहती है, लेकिन जब उस लड़के से वो नहीं मिलती तो वो बहुत ही बुरी तरह से बीमार हो जाती है। अब सारा की एक और कन्फ्यूजन थी कि उसे इस लड़के का नाम नहीं पता था, मतलब 2 से 3 महीने हो गए हैं ना उसके इसका नाम पता है, वो कहाँ से आता है, कहाँ रहता है, कुछ भी नहीं पता सारा को। तो अब सारा जो है ना मतलब दिमाग में मतलब डाल लेती है कि ये अगली दफ़ा आएगा तो मैं इससे ना पूछूंगी। खैर वो लड़का जब भी सारा के सामने आता तो वो सारे सवाल जो सारा ने अपने दिमाग में लिस्ट बना के रखी थी वो सारे के सारे ब्लैंक हो जाते हैं, सारा मतलब कुछ पूछ ही ना पाती। खैर ऐसे करते करते टाइम गुजर गया और एक दिन ना मतलब सारा जिस कैफ़े में काम करती है वहाँ पर वहाँ उस कैफ़े के बाहर से ना एक फ़कीर गुजरता है, ठीक है। वो कैफ़े की तरफ देखता है और देखता रहता है, करीब 5 मिनट तक वो ना खड़ा होकर देखता रहता है। अब साथ ही वो शोरूम वाले जो इकबाल अंकल हैं उनकी उस फ़कीर पे नज़र पड़ती है, वो उसके पास जाते हैं, हाँ भाई क्या काम है, उधर क्या देख रहे हो। तो वो फ़कीर आगे से सिर्फ एक ही बात बोलता है कि कुछ तो बहुत ही बुरा है इस कैफ़े में, किसी की जान को ख़तरा है। अब इन द मीन टाइम जब सहरा इकबाल अंकल को देखती है बाहर तो वो फटाफट से बाहर चली जाती है उनसे मिलने के लिए, क्योंकि बीमारी की वजह से मतलब वो सही से मिल नहीं पाई थी। तो वो जाके उनको सलाम करती है और वो फ़कीर जब सहरा की तरफ देखता है तो सिर्फ एक ही बात कहता है, या अल्लाह, दैट्स इट,
दैट्स ऑल ही सेज एंड वो ये बोल कर वहाँ से चला जाता है। अब दोनों को, सहरा और इकबाल अंकल दोनों को बहुत ही बुरा लगता है। तो सहरा कितना मुश्किल नाम है प्रोनाउंस करना, है ना। हमारे मुसलमानों में भी ये नाम होता है ना, सहरा। चलो यार, इनको ना बहुत ही ज़्यादा अजीब लगता है, लेकिन वो खैर अपनी गपशप लगाते हैं। और गपशप लगाते हुए जो सहरा उसके पेट में दर्द उठता है और बहुत ही तेज़ दर्द उठता है। मतलब वो दर्द के मारे वहीं पर ही लेट जाती है। तौबा अस्तगफिरुल्लाह। अब वो जो इकबाल अंकल होते हैं फटाफट से उसको हॉस्पिटल ले जाते हैं। सहरा के जो मामा पापा हैं, वालिद वालिदा, उनको भी कॉल करके बुला लेते हैं। वालिद आते हैं, ठीक है, और वालिदा भी, और दोनों बड़े परेशान हो जाते हैं कि या अल्लाह हमारी बेटी को नहीं, ये तो क्रिश्चियन है ना, हाँ तो जीसस बोलेंगे ना तो मतलब समझ गए हो ना कि मतलब क्या हो गया ना हमारी बेटी को। वो एक एक्सप्रेशंस दिखाते हुए कि या अल्लाह हमारी बेटी को हो क्या गया है। तो मतलब अभी हॉस्पिटल में थी, फिर से आ गई हॉस्पिटल में, तो वो बड़े ही परेशान हो जाते हैं। अब इतने में जो इकबाल अंकल होते हैं उनको वो फ़कीर याद आ जाता है, ठीक है, कि उसने कहा था कि कैफ़े के अंदर किसी की जान को ख़तरा है, कुछ ना कुछ बुरा ज़रूर है। अब जो इकबाल अंकल थे ना, खैर वो 2-2-4 कर लेते हैं। वो उन्हें पता चल जाता है कि मतलब सहरा के साथ जो इशू है, ठीक है, जो मसला है इसके साथ, वो उसका इलाज इस हॉस्पिटल में नहीं है। तो खैर वो जो सहरा के वालिद होते हैं उनको सारी बात बता देते हैं और वो सहरा को एक मौलवी साहब के पास लेकर जाते हैं, एक इमाम साहब के पास लेकर जाते हैं। और वो जैसे ही सहरा को देखते हैं वो सिर्फ कहते हैं कि ये लड़की अभी तक ज़िंदा कैसे है, मतलब ये ज़िंदा कैसे है ना, तो ये इसको तो अभी तक मर जाना चाहिए। तो वो मतलब इकबाल अंकल आगे से कहते हैं कि कोई तो हल होगा, क्या चक्कर क्या है। तो वो बताते हैं कि कैसे एक जिन ने इनको बुरी तरह अपने कब्ज़े में ले रखा है, ठीक है, और इस जिन का इलाज तो मेरे पास भी नहीं है, तो खैर कोई तो हल होगा, इकबाल अंकल कहते हैं। तो खैर वो उनको एक पीर का पता दे देते हैं, ठीक है ना। अब एक तावीज़ दे देते हैं जो कि मीन टाइम पे उस सहरा को प्रोटेक्ट करेगा उस जिन से। अब 1-1.5 या 2 घंटे की ड्राइव होती है, ठीक है। ये उस पीर के पास पहुंचते हैं जो कि बहुत ही ज़्यादा बूढ़े होते हैं। मतलब उनको देख के ऐसा लगता था कि उनकी एज 80 से 88 ईयर्स की होगी, इतने ज़्यादा बूढ़े, और ये लंबी सी दाढ़ी उनकी ना। तो खैर उसके पास जाते हैं और जैसे ही वो इनको आता देखते हैं वो मुस्कुराते हैं ना, और वो बैठ जाती है सहरा उनके सामने और वो ना कुछ पढ़ना शुरू कर देते हैं। पढ़ के वो सहरा के ऐसे माथे पे हाथ लगा देते हैं और अभी तक मतलब पूरी फैमिली उन पीर को कुछ भी नहीं बताती। यार वो जैसे ही सहरा के ऐसे माथे पे हाथ लगाते हैं तो एक सफ़ेद सी परछाई सहरा से निकल के अलग हो जाती है और उसी लड़के का रूप इख्तियार कर लेती है जो कैफ़े आया करता था। बड़ी मज़े की स्टोरी है ना, मुझे तो बड़ा मज़ा आ रहा है सुना के। तो उसी लड़के का रूप इख्तियार कर लेती है जो कैफ़े आया करता था। अब वो सबको सलाम करता है और पीर साहब उससे पूछते हैं कि तुम क्या चाहते हो इस बच्ची से, क्यों परेशान कर रहे हो। अब वो जो जिन होता है, ठीक है, सहरा की तरफ देखता है और कहता है कि क्या मैंने तुम्हें कभी परेशान किया। और सहरा डर के मारे ऐसे जो है ना सर हिलाती है, मुंह खुलेगा खुला उसका। और वो पीर साहब गुस्से में बोलते हैं कि इधर नहीं, मुझसे बात कर। सही गुस्से में ऊंची आवाज़ में बोलते हैं ना। और वो जिन्नात कहता है कि मैं एक जिन हूँ, ठीक है, और मैंने इनको कभी परेशान नहीं किया। इनफैक्ट मैं तो इनकी हिफाजत कर रहा था एक और जिन से जिसका नाम है खबीस, ठीक है। अब इस खबीस के और भी बहुत सारे मुख्तलिफ नाम हैं, ठीक है, लेकिन ये करता ये है कि ये ना आपका खून पीता है, ठीक है। स्पेशली रात के टाइम भी ना ये आपके अंगूठे में से, कितना गंदा है, अंगूठा ही मिला था इसे खून पीने के लिए, उससे ना ये खून पीता है, ठीक है। इसीलिए आयतल कुर्सी पढ़ के सोना चाहिए। और एक और जिन है जिसकी वजह से स्लीप पैरालिसिस होता है, ठीक है। तो इनके मैं नाम भूल जाता हूँ। तो खैर इन पे मैंने वीडियो भी बना रखी है। तो खैर वो कहता है कि मैं इस खबीस से इनकी
इनको बचा रहा था, क्योंकि ये इनके जिस्म में से खून पी रहा था और मैं कभी उसे हराता था और कभी वो मुझे हरा देता था। इसी वजह से ये बीमार हो जाती थी और मैंने इन्हें सिवाय प्रोटेक्ट किया, इनको कोई नुकसान नहीं पहुंचाया और वगैरह वगैरह ना। तो पीर साहब कहते हैं कि तुम अब इस लड़की की जान छोड़ दो, बहुत बहुत शुक्रिया तुम्हारी खिदमात का। तो अब वो जिन गुस्से में कहता है कि मुझे इससे कोई अलग नहीं कर सकता, एक अलग ही वो टून पकड़ लेता है, एक अलग ही आवाज़ पकड़ लेता है। तो पीर साहब कहते हैं क्यों, तुमने तो कहा था कि तुम इन्हें परेशान नहीं करोगे। तो वो आगे से कहता है कि हाँ मैं परेशान नहीं करूँगा और ना ही मैं इनसे अलग हूँगा और ना ही मैं किसी को इन्हें नुकसान पहुँचाने दूँगा। खैर पीर साहब जो है ना, मतलब वो इतनी बात करता है और गायब हो जाता है। अब पीर साहब क्या करते हैं कि लड़की के जो वालिद होते हैं उनको कुछ चीज़ें मंगवाते हैं उनसे, कटा हुआ मुर्गा, कुछ अंडे और मतलब एक सफ़ेद चादर। और जब वो लेके आते हैं तो उस सफ़ेद चादर में सहरा को रैप किया जाता है और वो कटा हुआ मुर्गा उनके सर से ऐसे फिराया जाता है। अब यहाँ पे सहरा बताती है कि जब उसने उस मुर्गे को देखा था वो लुढ़क चुका था, मतलब समझ रहे हो ना, कट चुका था। लेकिन जैसे ही सहरा के मतलब उससे बॉडी से उसको घुमाया गया तो वो फड़फड़ाना शुरू हो गया, जैसे वापस उसमें किसी तरीके से जान आ गई। तो खैर ये सब हो रहा और फिर उसके बाद जो है ना पीर साहब सहरा को अश्योरेंस देते हैं कि कैसे वो जो बुरा जिन था खबीस उसे मैंने तुम्हारे जिस्म से अलग कर दिया है, लेकिन ये वाला जो है जो तुम्हें प्रोटेक्ट करना चाह रहा है, अगर मैं इसे अलग करूँगा, अलग तो हो जाएगा ये, लेकिन ये तुम्हारा पीछा नहीं छोड़ेगा, ये तुम्हारे घर वालों को नुकसान पहुंचाएगा और अगर ये नाराज़ हो गया तो ये तुम्हें भी नुकसान पहुंचा सकता है। इसीलिए इसे अलग करना बहुत ही ख़तरनाक हो सकता है, बट एट द सेम टाइम आई बिलीव हिम। ये तुम्हें, खैर उन्होंने इंग्लिश में नहीं बोला आई बिलीव हिम, मुझे इस पर यकीन है कि ये तुम्हें नुकसान नहीं पहुँचाएगा, ठीक है, ये तुम्हें कुछ भी नहीं करेगा, तुम्हारी हिफाजत करेगा। और सहरा यहाँ पे लिखती है कि मुझे आज तक फील होता है कि वो जिन आज तक मेरे साथ है, मैं आज भी उसे देख सकती हूँ, उससे बात कर सकती हूँ और वो मेरे अंदर ही है। तो खैर यार यही थी आज की रियल हॉरर स्टोरी। उम्मीद करता हूँ तुम्हें अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो इस वीडियो को याद से लाइक कर देना, चैनल भी सब्सक्राइब कर देना अगर तुम इस चैनल पे नए थे। और अगर आपके पास कोई हॉरर स्टोरी है तो ये मेरा ईमेल है और ये मेरा इंस्टाग्राम है, ईमेल भी कर सकते हो, इंस्टाग्राम पे मैसेज भी कर सकते हो, गपशप भी लगाएंगे और इंशाल्लाह ताला मैं ज़रूर आपकी उस स्टोरी पे या फिर जो भी आप वीडियो वगैरह कुछ भी सेंड करोगे उस पर ज़रूर वीडियो बनाना चाहूँगा। अपना ढेर सारा ध्यान रखना, मुझे दुआओं में याद रखना और उन लोगों का स्पेशल थैंक्स जिन्होंने वीडियो को एंड तक देखा, बहुत ही ज़्यादा शुक्रिया आपका। और अपना ध्यान रखना, अल्लाह आपके रोज़े कबूल करे, आपके पेरेंट्स की हिफाजत फरमाए, आपकी हिफाजत फरमाए, अपने हिफ्ज़ ईमान में रखे। और जो कुछ इस दुनिया में हो रहा है आपके सामने है, अल्लाह पाक अमन इंशाल्लाह मुसलमानों के हक़ में सिर्फ़ और सिर्फ जीत का फ़ैसला हो। आमीन सुम आमीन, अमन रहे हम मुसलमानों के दरमियान। और बस यही दुआ करना चाहूँगा। बाकी वीडियो लाइक कर देना, अपना ध्यान रखना। जज़ाकल्लाह, अल्लाह हाफ़िज़।